अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जिसमें एफबीडी का यूज होगा। सपोज ये 3 ब्लॉक्स हैं, दे आर प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, they have different masses and the surface is smooth, there is no friction. Mass m1, m2, m3, they are connected by strings and a horizontal force is applied on m1. Now we want to find the tensions in the strings and the acceleration of the system. तो जो बेसिक मेथड है एफबीडी का, उसमें आपको क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट अ बॉडी और अ सिस्टम ऑफ बॉडीज। मैंने फॉर एग्जांपल ये बॉडी सिलेक्ट की। नाउ आई हैव टू मार्क ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बॉडी। वन फोर्स ऑन इट इज एक्सटर्नल, इट इज एफ। अनदर फोर्स इज फ्रॉम द सरफेस विच इज नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस ने इस पे लगाई है अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसकी हमें रिएक्शन बनाने की जरूरत नहीं कि इस बॉडी ने भी सरफेस पे लगाया है। नॉर्मली जब हम एक बॉडी सिलेक्ट कर लेते हैं तो बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस लगे हैं वो देखेंगे। तो इसके ऊपर फोर्स एक तो ये लगा, एक सरफेस से फोर्स आया और एक आएगा स्ट्रिंग से। ये स्ट्रिंग भी इस पे फोर्स लगाएगी, दैट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। एंड वन फोर्स इज इट्स वेट। तो जब हम एफबीडी बनाते हैं या फोर्सेस बनाते हैं बॉडी के, तो हमें ये देखना होगा कि इस बॉडी का इंटरेक्शन और किस किस बॉडी के साथ है, कौन कौन चीजें इस पे फोर्स लगा सकती हैं। एक तो बाहर से ये फोर्स लगा, एक ये स्ट्रिंग इसे खींचेगी, एक नॉर्मल रिएक्शन सरफेस से आएगा और एक इसका वेट। देन सेकेंड स्टेप ऑफ एफबीडी इज टू मेक द बॉडी पॉइंट ऑब्जेक्ट। आप इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट बना लें और सारे फोर्सेस पे शो कर दें। ये इतना फ्रिक्वेंटली यूज होता है कि जो छोटी साइज की ऑब्जेक्ट्स होती हैं हम उनको एज सच ही पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर लेते हैं, अलग से डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। यानी हम यहीं पे अप्लाई कर देंगे सारे स्टेप्स एफबीडी के। तो पहला स्टेप था एफबीडी का, सेलेक्ट अ बॉडी एंड मार्क ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट। ये हमने शो कर दिए सारे फोर्सेस। देन जो स्टेप आता है वो है कि आपको एक्सेस सेलेक्ट करनी है प्रॉपरली, और एक्सेस सेलेक्ट करने के लिए मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में देन यू आर फ्री टू चूज एक्सेस इन एनी वे। लेकिन अगर बॉडी एक्सेलरेटेड है, वन एक्सेस मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहां पे एक बात कॉमन सेंस की है, अगर बॉडीज मूव करेंगी तो हॉरिजॉन्टल मूव करेंगी क्योंकि फोर्स हॉरिजॉन्टल है। ऐसा तो है नहीं कि ये किसी और डायरेक्शन में मूव करें। तो ये कंफर्म हो गया कि एक्सेलरेशन होगा तो हॉरिजॉन्टल होगा। तो हम एक एक्सेस हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल बना लेते हैं। These are the axes. अब आपको क्या करना होगा? नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन F माइनस T1 इज इक्वल टू M1A। एक्चुअली इट इज M1A। और जो दूसरी एक्सेस यानी Y एक्सेस बची उसके फोर्सेस बैलेंस करेंगे। N वी राइट इट N1, नॉर्मल रिएक्शन ऑन मास M1। N1 इज M1G। We call it equation 1. Similarly for body 2. अब इससे अगर हम अलग अलग डायग्राम बनाते हैं तो काफी टाइम कंज्यूम हो जाता है, इसे हम कुछ हद तक रिड्यूस कर सकते हैं यहीं कहीं डायग्राम बना के। जैसे इस पे मैंने बताया कि टेंशन ऐसे, ये आपको भी थोड़ी देर पहले बताया गया कि टेंशन कैसे मार्क की जाती है। टेंशन मार्क करने का सबसे आसान तरीका यही होता है, जिस बॉडी पे आपको टेंशन मार्क करनी है उससे एरो लगाओ टुवर्ड्स द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इसके लेफ्ट पे तो लेफ्ट, इस बॉडी पे जब लगाओगे टेंशन तो स्ट्रिंग इसके राइट पे तो टुवर्ड्स राइट। तो सेकेंड बॉडी जो है M2, इस पे एक टेंशन तो आई ये, और ये लाइट स्ट्रिंग्स हैं। अनटिल अनलेस मेंशन्ड वी विल कंसीडर द स्ट्रिंग टू बी लाइट, और एक लाइट स्ट्रिंग के अंदर थ्रू आउट टेंशन सेम होता है। तो ये टेंशन T1 है, ये भी T1 है, लेकिन क्योंकि ये वाली स्ट्रिंग अलग है, दिस इज अ डिफरेंट स्ट्रिंग, तो यहां टेंशन डिफरेंट होगा। लेट दिस टेंशन इज T2। इस बॉडी पे भी T2 टेंशन एक्ट करेगी। वन मोर थिंग इज दिस नॉर्मल रिएक्शन
N2 and its weight M2G. Similarly इसका नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा N3 and its weight that is M3G. अब सेकेंड बॉडी के लिए जब आप FBD के स्टेप्स लोगे, इस पे फोर्सेस मार्क कर लिए, एक्सेस आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल समझ लें, एंगल्स पे तो फोर्सेस है ही नहीं, ऑब्लिक फोर्सेस नहीं है, तो आपको कंपोनेंट की कोई नीड है ही नहीं. ये T1 ये T2, तो आप सेकेंड बॉडी के लिए लगाओगे T1 माइनस T2 इक्वल टू M2A एंड दिस N2 will balance M2G. We mark it सेकेंड इक्वेशन. तो ये फर्स्ट बॉडी के लिए हुआ, ये सेकेंड बॉडी के लिए हुआ, और थर्ड बॉडी के लिए देयर इज ओनली वन हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट इज T2. देयरफॉर T2 मस्ट बी इक्वल टू M3A एंड N3 will balance M3G. दिस इज इक्वेशन 3. अब हमें इनको सॉल्व करना है, टेंशन फाइंड करनी है. जो टेंशन वाली इक्वेशंस हैं उनको हम ऐड करेंगे. पहली इक्वेशन से लिखा हमने F माइनस T1 इज इक्वल टू M1A. दूसरी इसे लिखा T1 माइनस T2 M2A. और तीसरी इक्वेशन है तीसरे मास के लिए M3A. ये इक्वेशंस वो हैं जो टेंशंस वाली हैं, जिनमें टेंशन इन्वॉल्व है, और हम इनको ऐड कर रहे हैं फिलहाल. नॉर्मली यही होता है, जो कनेक्टेड मोशन होते हैं, कनेक्टेड मोशन स्ट्रिंग से जो कनेक्टेड होते हैं, इनमें आप इक्वेशंस को ऐड करोगे, यानी मेनली टेंशंस अगर कैंसिल करा दो तो इजीली सॉल्व हो जाती है इक्वेशन. यू कैन सॉल्व द इक्वेशन M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A. यहां से हमें A मिलेगा F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3. अब हम T2 फाइंड कर सकते हैं. यहां से T2 इज M3A और A की वैल्यू हुई F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3. सिमिलरली वी कैन फाइंड T1 फ्रॉम दिस इक्वेशन. T1 इज F माइनस M1A और T1 F माइनस M1 इंटू A is F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3. एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम. M1 प्लस M2 प्लस M3 और ये F कॉमन आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा M2 प्लस M3. ये M1 कैंसिल हो जाएगा. दिस इज द वे वी कैन अप्लाई द स्टेप्स ऑफ FBD. बेसिकली आपको क्या करना है, बॉडी सेलेक्ट करो एक एक करके, उसके ऊपर जो फोर्सेस लगे वो मार्क कर लिए, उसके बाद एक्सेस सेलेक्ट करके कंपोनेंट्स कर देते हैं. इस एग्जांपल में कंपोनेंट्स की कोई नीड नहीं पड़ी. नाउ ये भी काफी लेंथी सा हो जाता है, हम इसको और शॉर्ट कर सकते हैं. पहला पॉइंट तो नोट करने वाला ये है, ये जो इक्वेशंस में n आए थे, n नॉर्मल रिएक्शंस, इनकी कहीं हमें कोई नीड नहीं है सॉल्व करने में. तो ये इक्वेशंस फिलहाल हमें यूजलेस दिख रही हैं, लेकिन इनका यूज होता है जब फ्रिक्शन इन्वॉल्व होता है. अभी सरफेस स्मूथ था, देयर इज नो फ्रिक्शन, लेकिन अगर फ्रिक्शन होगा तब हमें नॉर्मल रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी. तो अब आगे से हम ये करने जा रहे हैं, जब तक फ्रिक्शन नहीं है हम नॉर्मल रिएक्शन है तो वहां पे, लेकिन उसकी तरफ ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे. दूसरा पॉइंट ये, एक इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम थोड़ा बहुत छोटा कर सकते हैं इसको कुछ ट्रिक्स लगा के. जैसे ये फोर्स लगाया हमने, ये तो क्लियर है कि नॉर्मल रिएक्शन वेट को बैलेंस कर लेगा, उसकी तो कोई टेंशन नहीं. अब बचे ये फोर्सेस, इस पे लगी हुई है टेंशन T1, यहां टेंशन T2. दिस इज M1, दिस इज M2, दिस इज M3. अब ये इस पे अगर हम देखें फोर्स, तो F माइनस T1 इजीली समझ में आ रहा है हमें. इस पे T1 माइनस T2 नेट फोर्स इस डायरेक्शन में. अच्छा, T1 माइनस T2 क्यों हुआ है? क्योंकि हमें ये कंफर्म है अगर बॉडीज चलेंगी तो इधर ही चलेंगी, और दे विल मूव एक्चुअली बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन. कोई रोकने वाला है ही नहीं.
ये फोर्स लगाए तो तीनों बॉडीज इधर को मूव करेंगी, तो नेट फोर्स टूवर्ड्स राइट ही बनना चाहिए। F मस्ट बी ग्रेटर देन T1, F माइनस T1। सिमिलरली हियर T1 माइनस T2, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में, इस पे भी नेट फोर्स टूवर्ड्स राइट बनना चाहिए। तो इस तरह से हम ये अलग अलग बॉडीज पे इक्वेशन लगा सकते हैं। नाउ पॉइंट ये है कि इसको हम और शॉर्ट कर सकते हैं। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता इतने लंबे मेथड से सवाल किया जाए। बेसिक मेथड तो यही है, और ये क्लियर है तो फिर आप आगे शॉर्टकट भी समझ सकते हैं। नाउ सपोज ये तीनों बॉडीज जो मूव कर रहे हैं ये एक सिंगल बॉडी की तरह ट्रीट कर सकते हैं हम इसको। एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये है, इफ टू और more bodies are moving together, we can consider them as a single body. ये तीनों बॉडीज एक साथ चल रही हैं। हम इनको अगर एक बॉडी मान लें, फिर ये हमारे लिए तीन नहीं सिंगल बॉडी है, जिसका मास क्या हो गया m1 प्लस m2 प्लस m3, और जो बाहर से फोर्स लगा है वो क्या है, मैं इसको बना देता हूं। सपोज ये तीनों बॉडीज का कॉम्बिनेशन है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है F, और टोटल वेट डाउनवर्ड, और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन N। ये टोटल वेट m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू G। नाउ दिस फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो बैलेंस कर जाएंगे, तो यहां से हम सीधा सीधा एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। तो सबसे पहला काम तो ये करो कि एक्सेलरेशन फाइंड कर लो। तीनों बॉडीज एक साथ मूव कर रही हैं, उनको एक सिंगल बॉडी हम ट्रीट कर सकते हैं, और अगर सिंगल बॉडी इनको एज्यूम कर लिया जाए तो एक्सेलरेशन आएगा फोर्स अपॉन टोटल मास। और ये एक्सेलरेशन देखो हमें डायरेक्टली मिल गया, जो हमें इतनी देर बाद यहां मिला था इस स्टेप पे। ये स्टेप पे जो एक्सेलरेशन आया था, हमने अलग अलग बॉडीज की इक्वेशन बनाई, उनको सॉल्व करके ये फाइंड किया था, लेकिन ये डायरेक्टली हमें मिल गया यहां पे। उसके बाद देखो फर्दर शॉर्टकट, ये T1 हमें फाइंड करना है। हम क्या करेंगे कि यहां से डायग्राम को कट कर दो ऐसे। अगर इस डायग्राम को यहां कट कर देते हैं हम, तो ये दो बॉडीज हो गई। थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो आप उसी डायग्राम में इसी में सॉल्व कर सकते हो, अलग अलग बनाने की भी जरूरत नहीं है। ये दो बॉडीज हुई और इन पे जो एक्सटर्नल फोर्स हो गया वो हो गया T1। अब हम इन दोनों को सिंगल बॉडी एज्यूम कर लेते हैं, m2 एंड m3 आर कंसिडर्ड टू बी द सिंगल बॉडी, और अगर ये सिंगल बॉडी है तो T1 विल बी डायरेक्टली m2 प्लस m3 इंटू A, और A की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, इट इज m2 प्लस m3 इंटू F बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। आप इसे कंपेयर कर सकते हैं उस रिजल्ट से जो हमने इतने लंबे मेथड से फाइंड किया था। सिमिलरली अगर डायग्राम को यहां कट कर दिया जाए तो ये सिंगल बॉडी बची, और इस पे टेंशन T2 है, बॉडी का मास m3 है, तो T2 विल बी इक्वल टू m3A। तो डायरेक्टली हम ये फाइंड कर सकते हैं, और A की वैल्यू हमारे पास है F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। इस तरह से हम ये थोड़ा शॉर्ट में फाइंड कर सकते हैं टेंशन। मैं रिपीट करना चाहूंगा इसको कैसे करना है। पहले तीनों बॉडीज को एक सिंगल बॉडी एज्यूम कर लो, सिंगल बॉडी एज्यूम कर ली तो नेट फोर्स इक्वल टू ma के अकॉर्डिंग A आ जाएगा, टोटल फोर्स बाय टोटल मास। अब आपको यहां टेंशन फाइंड करनी, तो डायग्राम को यहीं से ब्रेक कर लो, और इसके बाद वाली बॉडीज कंसिडर की हमने, ये नहीं की T1 फाइंड करने के लिए, क्योंकि T1 इन दोनों को पुल कर रहा है आगे की तरफ। तो ये m2 प्लस m3 पे एक्सटर्नल फोर्स हो गया T1, तो T1 के लिए हो गया सीधा दिस टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। एंड सिमिलरली जब हमने T2 फाइंड करना है तो हमने डायग्राम को यहां से ब्रेक कर लिया, यहां से ब्रेक करेंगे तो T2 विल बी इक्वल टू m3A। तो इन शॉर्ट हम ये टेंशन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर ये बॉडीज वर्टिकली मूव कर रही हैं, फॉर एग्जांपल दिस वे,
तीनों बॉडीज वर्टिकल हैं और ये फोर्स हम ऊपर की तरफ लगा रहे हैं एंड द होल सिस्टम इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विद सम एक्सेलरेशन. अगेन वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टेंशंस इन द स्ट्रिंग्स. तो पहला पॉइंट तो हम वही करें कि जब एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो तीनों को एक बॉडी मान लो और इन तीनों को हम सिंगल बॉडी की तरह ट्रीट कर लें तो सिचुएशन विल बी लाइक दिस. दिस इज अ सिंगल बॉडी एंड दिस इज द टोटल वेट. टोटल वेट हुआ m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू g. नाउ वी कैन राइट द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन. Net force in upward direction will be F minus this weight, that will be equal to mass into acceleration. That means F minus m1 plus m2 plus m3 into g is equal to m1 plus m2 plus m3 into a. From this we can easily find a. If I divide the whole expression by this total mass, then it will be F upon m1 plus m2 plus m3 माइनस g इक्वल टू a. इस इक्वेशन में क्या किया हमने, इससे डिवाइड किया टोटल मास से m1 प्लस m2 प्लस m3 से, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहां जब डिवाइड करेंगे. दिस अपॉन दिस अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, दिस अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, इट विल बी g. नाउ वी वांट टू फाइंड दिस टेंशन. टू ब्रेक द डायग्राम एट दिस पॉइंट, इस डायग्राम को अगर यहां ब्रेक कर दिया जाए तो सिचुएशन हो जाएगी ये. नीचे दो बॉडीज हुई और ये टेंशन अगर T1 है, ये मासेस हो गए m2 और m3, तो टोटल वेट हो जाएगा m2 प्लस m3 इंटू जी. तो अब की बार इक्वेशन हुई T1 माइनस m2 प्लस m3 इंटू जी इज इक्वल टू m2 प्लस m3 इंटू ए. और T1 के लिए सॉल्व किया, इसको साइड में ले जाओ और m2 प्लस m3 कॉमन ले लो. इफ आई टेक m2 प्लस m3 कॉमन एंड विल बी a प्लस g. नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ a. एक्चुअली फ्रॉम इक्वेशन 1 इफ वी टेक दिस g ऑन दिस साइड इट विल बिकम a प्लस g. तो a प्लस g की हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल रही है एंड इट इज m2 प्लस m3 इंटू f upon m1 plus m2 plus m3. I have put the value of a plus g directly from this equation. और ये टेंशन आप कंपेयर कर सकते हो अभी पिछले एग्जाम्पल में जो टेंशन थी वो सेम आई है इसमें भी, इट इज सेम. इसका मतलब इस 3 ब्लॉक सिस्टम को जब हम हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं तो टेंशन की वैल्यू, और जब वर्टिकली मूव कर रहे हैं तो टेंशन की वैल्यू सेम आ रही है. And similarly, you can verify for T2. If we want to find this tension, we have to break the diagram at this point. This is M3. This is T2. This is M3G. So T2 minus M3G will be equal to M3A. From this, T2 can be calculated. This T2 comes out to be m3 into a plus g, and if we put the value of a plus g, it is f upon m1 plus m2 plus m3. Now again you can compare this result with this. This T2 is same. That means 3 ब्लॉक सिस्टम या 2 ब्लॉक सिस्टम या जितने भी ब्लॉक्स हैं अगर हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं हम और उसको एक वर्टिकल मूवमेंट दे दें तो टेंशन सेम आती हैं जैसे कि हॉरिजॉन्टल केस में आती हैं. लेकिन एक्सेलरेशन डिफरेंट है. इस केस में एक्सेलरेशन था f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, लेकिन इस केस में एक्सेलरेशन आया f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 माइनस g. एंड सिमिलरली यू कैन वेरीफाई दैट इफ द सिस्टम इज मूविंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन. ये एक इंक्लाइन प्लेन पे सिस्टम मूव कर रहा है, कितनी भी बॉडीज हैं, ऐसे फोर्स लगाएं तो ये टेंशंस उतनी ही आएंगी क्योंकि इनमें अब की बार mg साइन थीटा सबका इस डायरेक्शन में होगा. तो जहां जहां g था वहां g साइन थीटा आ जाएगा और टेंशंस विल अगेन बी सेम. नाउ अब हम एक पुली वाला सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं. एक्चुअली जो पुली सिस्टम है उनमें
हम पुली को लाइट एज्यूम करेंगे, लाइट एंड स्मूथ पुली। अगर कोई पुली लाइट है और स्मूथ और इसके ऊपर स्ट्रिंग है, कैसे भी इसके ऊपर रैप्ड है, तो जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होती है, पहली बात इट विल बी सेम ऑन बोथ साइड्स। सपोज यहां हम टेंशन देखें, पुली के लिए अगर बनाएंगे तो डाउनवर्ड बनेगी। अगर सपोज यहां कोई मास कनेक्टेड है तो इस मास के लिए टेंशन अपवर्ड। ओके, इसी तरह से इधर टेंशन, सपोज ये दूसरा मास है कनेक्टेड है यहां पे, इसके लिए टेंशन अपवर्ड। ये पुली कहीं बंधी हुई है, सपोज सपोर्ट पे, ऐसे। इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन थ्रू आउट सेम, और ये स्ट्रिंग डिफरेंट है, इसके अंदर टेंशन होगी डिफरेंट। सपोज इट इज टी डैश। इस सिस्टम को कहा जाता है सिंपल एटवुड मशीन। इसमें एक पुली होती है और दोनों तरफ मासेस लटके हुए हैं। इट इज एटवुड इसके भी क्वेश्चंस काफी कॉमन है जो पूछे जाते हैं। सपोज हमें इस एटवुड मशीन की टेंशन बतानी है और इन दोनों मासेस का एक्सेलरेशन बताना है। ये दो मासेस हैं। ऑब्वियसली हैवियर मास विल go down and lighter mass will move in upward direction. सपोज ये टेंशन T है तो इस पे भी टेंशन T होगी। स्ट्रिंग सेम टेंशन थ्रू आउट, और ये जो सेम स्ट्रिंग में टेंशन सेम होती है, इसके लिए कंडीशन है लाइट स्ट्रिंग होनी चाहिए, और पुली अगर कहीं है, पुली भी लाइट होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए। लाइट पुली एंड स्मूथ पुली, देन टेंशन इज सेम ऑन बोथ साइड्स। अब हम एफबीडी बनाते हैं एक एक करके। इसका वेट हो गया एक तो m1g, टेंशन इसमें T, इसका वेट m2g और टेंशन इसमें भी T। क्योंकि ये मैंने लिया है m1 ग्रेटर देन m2। इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, इस पे नेट फोर्स बनेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। m1g माइनस T इज इक्वल टू m1a। इसका नेट फोर्स होगा T माइनस m2g एंड विल बी m2a। आई विल रिपीट इट। ये T अपवर्ड लगा हुआ है, m1g नीचे की तरफ, और कॉमन सेंस से हमने देख लिया क्योंकि m1 ग्रेटर देन m2 है, ये हैवियर मास है तो ये नीचे आएगा, और अगर ये डाउनवर्ड इसका एक्सेलरेशन है तो नेट फोर्स डाउनवर्ड होना चाहिए। m1g डाउनवर्ड, T अपवर्ड, तो m1g माइनस T इज इक्वल टू m1a। सिमिलरली ये जा रहा है ऊपर की तरफ, तो T ग्रेटर होना चाहिए m2g से, तभी ये ऊपर जाएगा। तो T2 माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। अब इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगेन जैसे मैंने बताया था, कनेक्टेड मोशन यूजुअली सॉल्व हो जाते हैं एडिंग से। ऐड करोगे तो T कैंसिल हो जाएगा और एक्सेलरेशन हमें जल्दी से मिल जाएगा। और जैसे ही हमें एक्सेलरेशन मिला, we can find the tension. This is the acceleration. आप हो सके तो उसे याद कर लें रिजल्ट को, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। काफी यूज होता है ये, तो आप डायरेक्टली एक्सेलरेशन लिख सकते हैं सिंपल एटवुड मशीन की, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। और ये जो भी लार्जर मास है उसे पहले लिखना है आपको, इफ इट m2 इज ग्रेटर देन m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू g। And if we put the value of A in either equation and solve for T, we get this result, 2m1 m2 upon m1 plus m2 into g. So these are two results of Atwood machine, और ये आपने FBD का एप्लीकेशन देखा। दोनों मासेस पे हमने फोर्सेस कंसिडर करके और उनकी इक्वेशंस लिखी हैं। हम ये वाली जो स्ट्रिंग है, जो सपोर्टिंग स्ट्रिंग है या चेन भी हो सकती है, जो पुली को जिसने रोका हुआ है, इसका टेंशन भी फाइंड कर सकते हैं।
जैसे ये पुली मैंने यहां बनाई, इस पुली का एफबीडी बनाए अगर हम, एक टेंशन तो इस पे डाउनवर्ड है, ये वाली टेंशन। अगेन टेंशन मार्क करने का जो मेथड होता है वो क्या होता है, जिस बॉडी के लिए भी आप टेंशन मार्क कर रहे हो उस बॉडी से स्ट्रिंग की तरफ को एरो लगाओ, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन। आप पुली के लिए टेंशन मार्क कर रहे हैं तो पुली से स्ट्रिंग डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है, तो पुली को ये स्ट्रिंग अपनी तरफ ऐसे खींचेगी। सिमिलरली इस साइड में भी ये स्ट्रिंग डाउनवर्ड है, तो टेंशन विल बी दिस वे। तो ये टेंशन आ गई दोनों तरफ टी टी। अब ये वाली जो चेन है ये अपवर्ड टेंशन देगी, लेट दिस टेंशन इज टी डैश। सिंस द पुली इज नॉट मूविंग अप एंड डाउन देन द फोर्सेज विल बैलेंस, टी डैश विल बी इक्वल टू 2t एंड टी इज दिस, तो आप टी डैश भी लिख सकते हैं, इट विल बी 4m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये पुली सिस्टम लिया था हमने एक, जिसमें एटवुड मशीन हमने ली, दोनों तरफ इसमें मासेस लटके हुए हैं। एक और मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा पुली सिस्टम का। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ है, एक वर्टिकल ब्लॉक सस्पेंडेड है पुलिस सिस्टम से। ये सरफेस भी स्मूथ है क्योंकि अभी हम फ्रिक्शन कहीं कंसीडर कर ही नहीं रहे, फ्रिक्शन का डिस्कशन हम बाद में करेंगे। ये ब्लॉक इसको डाउनवर्ड खींच रहा है स्ट्रिंग को, और ये स्ट्रिंग फिर इस ब्लॉक को हॉरिजॉन्टली मूव कराएगी। फॉर एग्जांपल ये 1 kg है एंड इट इज 1000 kg। क्या ये ब्लॉक उसे चला सकता है? ये क्वेश्चन एक छोटा सा राइज होता है, कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। एक्चुअली ये ब्लॉक जब स्ट्रिंग को पुल करता है तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन थ्रू आउट सेम होगी और इसको भी ये स्ट्रिंग पुल करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एंड देयर इज नो फोर्स ऑन दिस ब्लॉक अगेंस्ट दिस टेंशन बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन। एक्चुअली जब फ्रिक्शन नहीं है, चाहे कितना भी छोटा फोर्स होगा, ये ब्लॉक को रोकने वाला कोई नहीं है। बाकी फोर्सेस हैं इस पे mg और नॉर्मल रिएक्शन, दे आर वर्टिकल, देयर इज ओनली वन हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड दैट इज दिस टेंशन। और जब ये टेंशन है और इसको रोकने वाला कोई नहीं, डेफिनेटली दिस ब्लॉक विल मूव। इसका मतलब ये हुआ कि ये कितना भी छोटा मास हो, ये कितना भी लार्ज मास हो, ये अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो डेफिनेटली ये सिस्टम मूव करेगा। तो अगर सपोज हमें इसी की एक्सेलरेशन फाइंड करनी हो तो वी कैन फाइंड इट। ये हो गया 1 into g, दिस इज द टेंशन, तो दिस आर द टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक। इस ब्लॉक पे एक नॉर्मल रिएक्शन है, एक इसका वेट है, वेट इज 1000 g, इट इज mg एक्चुअली, g इज फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये ग्राम नहीं है, इट इज g, mg लिखा गया है। तो इसके लिए जब इक्वेशन लिखोगे 1g माइनस t इज इक्वल टू 1a, mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, और इसके लिए अब इक्वेशन लिखोगे t इज इक्वल टू 1000 a। आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली सॉल्व हो जाएगी। 1g इज इक्वल टू 1001 a, तो आप a फाइंड कर सकते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट यू कैन फाइंड द टेंशन ऑल्सो। सो दिस इज हाउ वी अप्लाई द FBD ऑन क्वेश्चंस। और इसमें अगर ये सपोर्ट का फोर्स पूछ लिया जाए, दैट मीन्स फोर्स अप्लाइड ऑन द पुली बाय द सपोर्ट और फोर्स अप्लाइड बाय द पुली ऑन द सपोर्ट। ये जो सपोर्ट यहां पे लगा हुआ है, इसने इस पुली को कितना फोर्स लगाया। तो आप एक काम करें, इसके लिए भी पहले टेंशंस पुली पे मार्क कर लें। हमें दो फोर्सेस तो पता ही है, दीज आर टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पुली। पुली लाइट है, उसका कोई अपना वेट नहीं है। बचा जो फोर्स है अब वो है फ्रॉम द सपोर्ट। तो जो पुली के ऊपर फोर्सेज हैं, एक अननोन फोर्स है जो सपोर्ट ने लगाया, दो फोर्सेज ये टेंशन हो गए।
पुली मासलेस है, लाइट है, इसलिए उसका कोई वेट नहीं है। आप पहले इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड कर लें, एंड आई थिंक इट इज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस। इट इज T√2. दिस इज द नेट फोर्स ऑन द पुली बाय द स्ट्रिंग। अब इस नेट फोर्स को सपोर्ट से एक फोर्स आएगा जो बैलेंस करेगा, रिएक्शन फ्रॉम द सपोर्ट R। देयरफॉर R मस्ट बी इक्वल टू T√2, और T हम यहां से फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये टेंशन से सपोर्ट का फोर्स भी फाइंड कर सकते हैं। इट्स नॉट डिफिकल्ट। अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे वेज वाले, जिसमें अभी तक हमने कंपोनेंट्स कहीं नहीं किए, एफबीडी अप्लाई कर रहे हैं और ऐसे फोर्सेस बन रहे हैं कि जिसमें फोर्सेस या तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं या ऑपोजिट हैं या सेम डायरेक्शन में है। अभी तक ऐसे फोर्सेस नहीं आए जो एंगल्स पे हो और कंपोनेंट्स की जरूरत हो। तो उसका डिस्कशन अभी करते हैं वेज या इंक्लाइन प्लेन वाले क्वेश्चंस में।